नमस्कार, मैं संजीव चंदन और मेरे साथ हैं अजीत द्विवेदी, वरिष्ठ पत्रकार। हम सब आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं स्त्री काल के एक नए एपिसोड में जरा हटके। आज हम लोग 2-3 विषयों पे बात करेंगे, उप विषय पे। विषय तो मूलतः यही है कि जो जाति साधने का प्रसंग है उसमें कौन कितना सफल होगा, हो रहा है। इधर जो चीजें होती हैं हम लोग विश्लेषण करते हैं, हम लोग खुफिया तंत्र पे बात नहीं करते हैं। तो जितनी चीजें अभी तक हमारे सामने हैं उस पर आज की तारीख में हम लोग बात करेंगे। लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं आती है, वो भी समझने की कोशिश करेंगे, और वह यह कि उपेंद्र कुशवाहा राजनीति की तरफ यदि देखें, कुशवाहा जाति की आकांक्षाओं की तरफ देखें तो, और कहां कहां बटी हुई है ये जाति। तो अब जेडीयू में उमेश कुशवाहा प्रदेश अध्यक्ष, और इसके अलावा कुशवाहा जाति के वहां नेता हैं। लेकिन आरजेडी में आलोक मेहता लंबे दौर से जाने समझे जाते रहे हैं, तो वहां आलोक मेहता हैं। अभय कुशवाहा जदयू से चल करके फिर आरजेडी की तरफ आ चुके हैं और आरजेडी में अभी बने हुए हैं। इन सब के बीच लगातार उपेंद्र कुशवाहा स्वतंत्र राजनीति खड़ी करने की कोशिश करते रहे हैं, लेकिन कहां असफल हो जा रहे हैं, क्यों असफल हो जा रहे हैं। हम याद है उस दौर में हम मिला करते थे उनसे जब वो शिक्षा राज्य मंत्री थे। बड़े सॉफ्ट स्पोकन हैं, बड़ा इयरिंग्स वगैरह सब कुछ सुंदर हैं और हर तरह से नेता होने की सारे संभावनाओं से भरे हुए हैं, लेकिन नेता हो नहीं पा रहे हैं, बोनसाई हो जा रहे हैं, कटछट हो जा रहा है, बेचैनी है उसकी। अभी 3 दिनों का मंथन शिविर हुआ और उनका वाला हिस्सा सबसे ज्यादा नीतीश जी ले जाते हैं। नीतीश जी लवकुश के चैंपियन हो जाते हैं। दूसरी तरफ आरजेडी ने लोकसभा में कम से कम महागठबंधन ने, दोनों ने मिलकर, क्योंकि सीपीआई एमएल का भी बड़ा बेस है कुशवाहाओं के बीच में, तो इन लोगों ने मिलकर के उपेंद्र कुशवाहा की स्थिति ये हो गई कि हार गए। बाकी पवन सिंह वगैरह की जो भूमिका है वो सब, तो उस पर थोड़ा हम लोग बात करेंगे। पासी समाज जाति के लोगों के बीच तेजस्वी आउटरीच कर रहे हैं, जो चिराग पासवान जी का अपना पैतृक इसलिए कहेंगे कि रामविलास जी के उस दौर से भी, और एक स्पेस शेयर करता है पासी, दुसाध और पासी जाति के लोग शेयर करते हैं। तो वहां कौन कितना ट्रस्ट, क्योंकि एक मुद्दे पे दोनों साथ हैं, तेजस्वी और चिराग, ताड़ी को, बैन को हटाने को लेके। तो उस पर बात करेंगे और बात करेंगे कि ये सब तो है, लेकिन कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, पहलू में बैठा शत्रु बड़ा खतरनाक होता है। तो नीतीश जी के पहलू में भी एक शत्रु बैठा है, जो नीतीश जी की जमीन को लगातार कुरेदने की कोशिश कर रहा है, लगातार अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रहा है। वो है भारतीय जनता पार्टी। वहां भी अति पिछड़ा, और जितने भी इस तरह के, खासकर सम्राट चौधरी तो हैं ही वहां, मैं तो भूल ही रहा था, देखिए नाम लेना चाहिए कायदे से, सम्राट चौधरी कुशवाहा नेता। तो अजीत सर, एक बार फिर से वेलकम आपका, और हम और दूसरे सवालों की ओर जाएं उसके पहले उपेंद्र कुशवाहा स्वतंत्र राजनीति क्यों नहीं खड़ी कर पा रहे हैं, कुशवाहाओं की क्यों लीडरशिप नहीं ले पा रहे हैं, कितने बेचैन हैं आप देख रहे हैं, कहां देख रहे हैं आप चुनाव के दिनों तक। अभी तो एनडीए के साथ पूरी तरह से दिखाई पड़ रहे हैं। अजीत सर। देखिए संजीव जी, उनकी राजनीति को, उपेंद्र कुशवाहा की राजनीति को बहुत ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखने की जरूरत है, एक बड़े परिप्रेक्ष्य में देखने की जरूरत है। उनकी राजनीति वो सिर्फ कुशवाहा नेता के तौर पर एक समय था जब उनको नीतीश कुमार ने इस्तेमाल किया। आपने कहा ना कि नीतीश कुमार उस वर्ग का सबसे ज्यादा वोट ले जाते हैं, तो उसके लिए ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ नीतीश कुमार के नाम से जाता है। उन्होंने जब गैर यादव पॉलिटिक्स की आधारशिला रखी, जब उन्होंने ये समझ लिया मंडल की राजनीति के बाद कि बिहार की राजनीति में बदलाव आने वाला है और पिछड़ी जाति की राजनीति का समय आ गया है, तो उसके बाद उन्होंने अपनी प्लानिंग शुरू कर दी थी। ये सब हम लोग प्रत्यक्षदर्शी रहे हैं उस राजनीति के। जब वो लालू यादव से अलग हुए और गैर यादव पॉलिटिक्स के लिए उन्होंने जमीन बनानी शुरू की, तो उनके साथ शकुनी चौधरी भी थे। जो उस समय लौकुश का जो समीकरण बना, उसमें कुश के समीकरण, मतलब कुशवाहा का नेतृत्व कर रहे थे शकुनी चौधरी, और लव का मतलब कुर्मी का नेतृत्व नीतीश कुमार कर रहे थे।
तो बाद तक ये समीकरण उन्होंने बनाने की कोशिश की। नीतीश कुमार हमेशा एक बड़ा चेहरा हमेशा नीतीश कुमार का रहा, लेकिन वो कुशवाहा समाज को साथ में लेकर के चलने की कोशिश लगातार करते रहे। और उसी कोशिश में शकुनी चौधरी को जब रिप्लेस हुए, शकुनी चौधरी की जगह पर कौन आए, नया चेहरा आए, तो उपेंद्र कुशवाहा आए थे और वो विधायक दल का नेता बनाया गया, उनको प्रदेश अध्यक्ष बने वो। तो ये तमाम चीजें उनके साथ जुड़ती गई। उनके एक तो इसके पीछे दो कारण थे। एक तो एक चेहरा उनका, एक, एक, एक पढ़े लिखे नेता और एक विनम्र नेता, एक सामाजिक आधार वाले नेता, और दूसरे उनकी उपयोगिता एनडीए में लौकुश के समीकरण में। इन दोनों कारणों से उनको सॉफ्ट स्पोकन, जैसा आपने पहले कहा, विनम्र थे, विनम्र हैं, पढ़े लिखे हैं, प्रोफेसर पढ़ाने का काम किया है उन्होंने, तो वो उनको इस्तेमाल किया, उन्होंने उनको अपने साथ जोड़ के रखा। फिर नीतीश कुमार उसके बाद भी किसी न किसी को, चाहे बड़ा हो या छोटा, कुशवाहा नेता उनके साथ रहे। वाल्मीकि नगर से आप नंबर 1 कॉन्स्टिट्यूएंसी देखिए, जहां से बैद्यनाथ प्रसाद जीत के आते थे, अभी उनका बेटा है। और फिर पूर्वांचल सीमांचल में एकदम पूर्णिया चले जाइए वहां तक, तो वो उन्होंने, जैसे अभी पिछला ही लोकसभा चुनाव आप देखें, कितनी आलोचना थी कि आप रमेश सिंह की पत्नी को, आप विजय लक्ष्मी को टिकट दे रहे हैं, मुड़ी कटवा पार्टी के नेता रहे हैं और बड़ी उनका आतंक रहा है, लोग डरते हैं कैसे फॉरवर्ड जुड़ेंगे, कैसे अन्य पिछड़ी जातियां आएंगी। लेकिन नीतीश कुमार ने दांव लगाया। तो नीतीश कुमार इस राजनीति को, जो कुशवाहा हम लोग कह रहे हैं कि उनके साथ आता है, तो उसको किसी न किसी तरह से अपनी तरह से साधते हैं। हालांकि अब वो राजनीति उनके हाथ से निकल रही है। उस निकलने की स्थिति में, अभी जब निकल रही है, उस स्थिति में हम लोग उनकी, उपेंद्र कुशवाहा की क्या जगह देखेंगे, ये दूसरा पहलू है। किस तरह से निकल रही है ये हम लोग जानते हैं। अगर नीतीश कुमार के हाथ में कमान होती, तो जिनको नालंदा के जिस कुशवाहा को मंत्री बनाया गया है, उनकी सरकार में वो शायद नहीं हो पाता, वो नीतीश कुमार नहीं होने देते। लेकिन वो भी हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने ये भी किया, उनके कोई कुर्मी नेता ने रैली की, कुर्मी चेतना की, तो उनको भी मंत्री बनाया गया और एक कुशवाहा वहां से मंत्री बनाया गया नालंदा से। तो वो हमेशा ये पॉलिटिक्स करते रहे जो अब उनके हाथ से निकल रही है। उनकी पॉलिटिक्स में उपेंद्र कुशवाहा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति थे, और वो उनके साथ अगर चलते, साथ में चलते, आज हमने कई बार पहले भी कहा हुआ है, तो आज जनता दल यू के वो स्वाभाविक उत्तराधिकारी होते, स्वाभाविक रूप से वो पार्टी उनकी कमान में होती, वो नीतीश कुमार की जगह लेते। उनके कुछ डिसीजंस जो हैं वो गलत हुए। हालांकि अब नेता तो अपना सारा कैलकुलेशन करके ही डिसीजन लेता है, लेकिन जो दूर से बैठा हुआ है अलग से, उसको दिख रहा है, उस नाते हमको एक समीक्षक विश्लेषक के नाते दिख रहा है कि उनके डिसीजंस गलत हुए। जब एक बार उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, तो तब वो डिसीजन ठीक था कि जिस तरह से नीतीश कुमार अलग हुए और अपनी गैर यादव पॉलिटिक्स में लौकुश का समीकरण बनाया, उसमें अगर एक समीकरण बनाना था, उपेंद्र कुशवाहा ने अलग पार्टी बनाई। तो फिर वो पार्टी जो रालोसपा उनकी पार्टी थी, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी, जिससे 3 MP जीते उनके। देखिए, जब आप तुलना करेंगे, रामविलास पासवान का 100% रिजल्ट होता है, तो उनका भी 100% रिजल्ट था। और जब एक समय उनको लगा कि बिहार की राजनीतिक, जब इस कास्ट के मनोभाव को और बिहार की राजनीतिक मनोभाव को उन्होंने समझा और बीजेपी के साथ गए स्वतंत्र रूप से, तो अगर वहां रहे होते, देखिए, वो उसके मेरिट पर हम बात नहीं कर रहे हैं कि वो सही है या गलत है, ये बात हम नहीं कर रहे हैं कि उनकी बिहार के लिए अच्छा होता, बुरा होता, सेकुलर और कम्युनल पॉलिटिक्स में अच्छा होता, बुरा होता, ये बात हम नहीं कर रहे हैं। उनके राजनीतिक हित में था कि वो बीजेपी के साथ जाए, अगर सफल हो रहे हैं तो उसके साथ जाए, उसके साथ रहे। देखिए, ये हम लोग बहुत बार देश भर की राजनीति में आप देखिएगा, तो हम एक तुलना करते हैं हमेशा चौधरी अजीत सिंह की राजनीति की। उन्होंने कितनी राजनीति की, सेकुलर राजनीति करने की कितनी कोशिश की। आप अपनी हैसियत, अपना अस्तित्व तो गंवा करके राजनीति में सफल हुए, तो वो अलग चीज है। कोई आदमी वैचारिक विचारधारा के लिए, राम मनोहर लोहिया तो अब नहीं हो रहे हैं लोग ना, कि हम चुनाव हारते जाएंगे, लेकिन हम उसी वैचारिक पर हैं। जब आपने पार्टी बनाई है, आपको सफल होना है, तो चौधरी अजीत सिंह तभी सफल हुए जब बीजेपी के साथ लगे। उनकी कभी सेकुलर राजनीति सफल नहीं हुई। जी, लेकिन मेरा सवाल ये है सर कि यही सफलता उन्हें मिल, देखिए, उनकी आकांक्षा ये कर लें संजीव जी, इसको हम कंक्लूड कर लें कि जिस तरह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनसंख्या संरचना इस तरह से है, राजनीतिक बुनावट इस तरह से है कि चौधरी अजीत सिंह बीजेपी के साथ ही सफल हो सकते हैं, उसी तरह से रामविलास पासवान और उपेंद्र कुशवाहा दोनों को बिहार की राजनीति में अगर राजनीतिक रूप से सफल होना है, एक वैचारिक आधार भूमि पर खड़े होना है, वो अलग बात है। वैचारिक अगर राजनीतिक रूप से सफल होना है, पार्टी बनानी है, कोई पद हासिल करना है, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनने का सपना है, मंत्री बनने का है, तो वो तभी होगा जब आप राजनीतिक मिजाज को समझेंगे, अपना जो किस चीज के साथ आपका युग्म जो है बढ़िया बैठ रहा है, आपका तालमेल बढ़िया बैठ रहा है, उसके साथ जाएंगे तो सफल होंगे।
वहां एक मिस्टेक, एक राजनीतिक भूल हुई, एक चूक हुई, जिसको उन्होंने अब ठीक किया है। अब इसके आगे क्या होता है वो हम लोग देखेंगे। आप कह रहे थे उसके बाद नहीं, लेकिन एक बात और फंसा हुआ है, वही जहां आप बात कर रहे हैं। वैसे पंकज वर्मा, आपका बहुत बहुत स्वागत है और सही सवाल उठा रहे हैं अग्निवीर को लेकर के। लेकिन एक जो सवाल फंसा हुआ है सर, ये जो सफलता ही जो चाह रहे हैं वो, कोई राम मनोहर लोहिया वाला उम्मीद मैं भी पॉलिटिक्स में नहीं करता किसी से, खासकर तब तक जब तक वो सब उन आकांक्षाओं कामनाओं में हमारा भी विश्लेषण नहीं होता। तो जब आप सफल ही तो नहीं हो पा रहे हैं। नीतीश, उनकी इच्छा है थी कि नीतीश जी के पॉलिटिक्स को अपने, जैसे लालू जी से उन्होंने लिया तो वो जमीन हासिल कर ले, वो भी उनके यहाँ नहीं हो पा रहा है। दूसरा, इस बार बेचैनी उनकी वो जो टिप्पणियां कर रहे हैं, उसमें लगता है बीजेपी को चेतावनी दे रहे हैं या किसको दे रहे हैं, जिसमें वो कह रहे हैं कि जो पिछली बार हुआ वैसा इस बार नहीं होना चाहिए आदि इत्यादि। तो उनके मार्ग के बाधा कौन है, बीजेपी या आरजेडी, तेजस्वी यादव जैसे और महागठबंधन, जो कुशवाहा स्पेस पे बढ़त बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। अजीत सर, देखिए, अब हम लोग पिछला लोकसभा चुनाव देखिए, उनकी नाराजगी उस समय से है। पिछले लोकसभा चुनाव में हालांकि उसको दूर करने की भरपूर कोशिश हुई है, लेकिन वो उनका लोकसभा चुनाव हारना एक बड़ी साजिश का नतीजा था। ये बात हम लोग भी जानते हैं, ये बात उपेंद्र जी को पता है, और ये बात भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को पता है, तमाम नेताओं को पता है। और वहां क्या उस इलाके में राजनीति हुई, किस तरह से चित्तौड़गढ़ हाथ से निकला, किस तरह से पवन सिंह की राजनीति हुई, कैसे कुशवाहा वोट घूमा, ये बहुत चर्चा हम लोग इस बात पर कर चुके हैं। उसके पीछे कौन से लोग थे, इसका भी लोगों को कमोबेश अंदाजा है। उपेंद्र कुशवाहा खुल करके उनका नाम नहीं ले रहे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को उन्होंने बताया हुआ है और उनको पता है कि ये लोग थे साथ में। उस समय जेडीयू नहीं थी, जेडीयू ने उनको, वो जो काराकाट का चुनाव हारे, वो चुनाव हरवाने में या उनके खिलाफ साजिश करने में जनता दल यू के लोग नहीं, वो भारतीय जनता पार्टी के लोग थे वहां, और इस बात को वो जान रहे हैं, उन्होंने कहा हुआ है यहाँ नेताओं को। ये भी है, लेकिन उसके बाद जो स्नेह दिखा एनडीए की बैठक में प्रधानमंत्री का उनके प्रति, जिस तरह से प्रधानमंत्री उनको जब वो मिले, बधाई दी उन्होंने, प्रधानमंत्री ने जिस तरह से हाथ रखा उनके कंधे पर, और उसके बाद वो राज्यसभा में गए, तो ये लगा कि कहीं ना कहीं बीजेपी कोर्स करेक्शन कर रही है। लेकिन उस कोर्स करेक्शन से लगता है वो संतुष्ट नहीं है। उन्होंने चुनाव के 1 साल के बाद इस बात को उठाया है, तो इसका जो सबसे पहला हमको जो मकसद दिख रहा है, वो मकसद ये है कि जो चीजें हो गई हैं उनका आप क्या एडवांटेज दे सकते हैं। आप चुनाव हराया गया उपेंद्र कुशवाहा को वहां काराकाट सीट पर, लेकिन अब उसका क्या विधानसभा में उनको फायदा मिल सकता है, वो ये राजनीति कर रहे हैं। वो जो अभी उनकी जो पॉलिटिक्स है, वो मोटे तौर पर ये बताने की पॉलिटिक्स है, अपने को सही दिखाने की पॉलिटिक्स है, ताकि विधानसभा चुनाव में वो बेहतर बार्गेन कर सके। देखिए, उनको अभी जो चिंतन शिविर किया उन्होंने, उसका भी मकसद यही है। और एक बात हम हमेशा कहते हैं संजीव जी, कि बिहार की जितनी भी छोटी प्रादेशिक पार्टियां हैं, बड़ी छोड़ दीजिए, जेडीयू और आरजेडी को छोड़ दीजिए या राष्ट्रीय पार्टियों को छोड़ दीजिए, तो जितनी भी छोटी प्रादेशिक पार्टियां हैं, उसमें सिर्फ उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है जिसके पास एक ढांचा है, जिसके पास एक संगठन है, हर जिले में, हर प्रखंड में जिसके पास एक नेता है, अच्छा नेता है जिनके पास। ये उपेंद्र कुशवाहा की खासियत है, क्योंकि वो संगठन के व्यक्ति हैं, संगठन की राजनीति जानते हैं। तो उनके इस स्ट्रेंथ को भी बीजेपी जान रही है कि उनके पास संगठन है, हर जिले में, हर प्रखंड में एक संगठन है। तो उस पर अपने, देखिए इस बार उपेंद्र कुशवाहा क्या है कि अपने स्ट्रेंथ पर पॉलिटिकल प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं, कि हमारा जो स्ट्रेंथ है, और वो स्ट्रेंथ उनकी कई कारणों से बनी है। एक कारण तो जिसमें संगठन का कारण है कि उन्होंने संगठन का ढांचा खड़ा किया हुआ है। पिछली बार भी जब पार्टी बनाई थी उन्होंने तब संगठन का ढांचा खड़ा किया, और ये जनता दल यू में संगठन का काम करते करते उनके पास ये कैपेसिटी आई है, ये सलाहियत आई है। दूसरा स्ट्रेंथ उनका ये है कि उनको हराया गया, वो विक्टिम है, और उस विक्टिम को वो शहादत में बदल रहे हैं अपनी कम्युनिटी की नजरों में। उनकी कम्युनिटी के लोग, कुशवाहा समाज ये मानेगा कि ये शहीद हुए, इनको हराया गया जबरदस्ती वहां, जबकि आसपास की सारी सीटें जीत रहे थे और कुशवाहा वोट से जीत रहे थे। कुशवाहा नेता ने चित्तौड़गढ़ ध्वस्त किया, किला औरंगाबाद का। कुशवाहा ने जब उनको आरा हरवाया बीजेपी को, बक्सर हरवाया बीजेपी को, तो फिर काराकाट कैसे नहीं जीत सके, मतलब उपेंद्र कुशवाहा कैसे नहीं जीत सके। काराकाट जीते, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा कैसे नहीं जीत सके, तो वहां शहीद करना दूसरा स्ट्रेंथ। और तीसरा स्ट्रेंथ उस अपनी जाति का टैक्टिकल वोटिंग का जो लाइन है, वो उनका ये भी स्ट्रेंथ है। वो ये यकीन दिला सकते हैं कि हमारी जाति ऐसी नहीं है कि बंधुआ की तरफ वोट करेगी।
तो उस स्ट्रेंथ पर वो चाह रहे हैं बताना। बीजेपी इस बात को समझ गई है लोकसभा चुनाव के नतीजों से कि किस तरह से कुशवाहा कैंडिडेट खड़े करके लालू यादव ने वोट तोड़ लिया था, और वो गेम विधानसभा में भी हो सकता है। तभी नहीं होता जब बीजेपी सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री का दावेदार घोषित कर देती। अगर आप घोषित नहीं करते हैं तो अभी भी वो वोट बिखरने की आशंका है। तो ये 3 स्ट्रेंथ का पॉइंट है। संगठन उपेंद्र कुशवाहा का, अपना व्यक्तित्व उसी में है, जो अपना व्यक्तित्व है, एक पैन बिहार उनकी एक पहचान है, व्यक्तित्व है एक अच्छे नेता की, अच्छे व्यक्ति की, लोगों की मदद करने वाले। उन्होंने जिस तरह से केंद्रीय विद्यालय के लिए लड़ाई की नीतीश कुमार से, और केंद्रीय विद्यालय नहीं खुलवा सके नीतीश कुमार की जिद के चलते कि जमीन नहीं देंगे, तो लोग जानते हैं उनको, इस नाते भी जानते हैं संगठन का ढांचा, अपने कास्ट के टैक्टिकल लाइन वोटिंग की, और तीसरा शहीद होने का उनकी शहादत का जो फायदा है। तो इन 3 स्ट्रेंथ को लेकर के वो एक पोजिशनिंग कर रहे हैं, बीजेपी को एक मैसेज दे रहे हैं कि उनको सीटें, आप उनको हल्का मान करके सीटें मत करिए, आप 2, 4, 5 सीटों पर 8 सीट पर निपटाने की कोशिश मत करिए, उनको सीटें चाहिए हैं, अपनी पसंद की सीटें चाहिए हैं, और ये सीट लेकर के वो प्लस करेंगे, बीजेपी के को स्ट्रेंथन करेंगे। इस लाइन पर वो अभी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। हम दूसरे और तीसरे हिस्से पर जाने के पहले भी और 5-7 मिनट ठहरना चाहते हैं उपेंद्र कुशवाहा के प्रसंग में। ये तो उनका स्ट्रेंथ है जो आप कह रहे हैं, और यही स्ट्रेटजी है आगे, ये आप कह रहे हैं, और ये इससे व्यापक सहमति बनती है। लेकिन उनकी जो कमजोरियां हैं, मैं वहां उंगली रख रहा हूं। तो उसमें 2 कमजोरियां, एक तो वही मेरा सवाल था, अभी तक आपने एनडीए और उसको टच किया, लेकिन महागठबंधन को भी कम नहीं आंक सकते सीपीआई-एमएल। जो आप कह रहे हैं, तो सीपीआई-एमएल की सफलता, वो काराकाट और ओबरा वाला पूरा, वो तो उनका राजाराम सिंह का पूरा इलाका ही रहा है, पहले से भी रहा है, तो एक टक्कर मिल रहा है उनको कुशवाहा का। और बियॉन्ड उसके वो अपने इमेज खड़े, एक सीट के लिए मात्र यदि कोई व्यक्ति परेशान हो जाए तो वो बड़ा नेता कैसे बन पाएगा। एक तो प्रॉब्लम महागठबंधन भी क्रिएट करेगा, और करने में अभी भी सफल है, वो तो आप कह भी रहे हैं, लेकिन कितना। और दूसरा कि उनकी जाति का भी कोई नेचर ऐसा है, जैसे लालू जी के पीछे यादवों का पूरा 80% तो यादव अभी उनके साथ हैं वोट के हिसाब से भी, एग्जैक्ट उसी के आसपास। ऐसा कोई कुशवाहाओं के बारे में दावा नहीं कर सकता, कोयली जाति के बारे में दावा। तो ये उनकी बड़ी कमजोरी है। अजित सर, देखिए, अब इसको थोड़ा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखना होगा। हम कमजोरी की चर्चा इसलिए नहीं करना चाह रहे हैं क्योंकि उनको अभी उस तरह से अवसर उनको नहीं मिला, उपेंद्र कुशवाहा को, कि ताकि हम लोग उनकी कमजोरियों और उस तरह उन पर चर्चा करें। ये एक उनके चैलेंजेज है, कमजोरी के बजाय जो आपने कहा ना, हम उसको एक चैलेंज मान रहे हैं कि चुनौती है उनके सामने, कि उनकी कास्ट का टैक्टिकल वोटिंग की लाइन है, और सीपीआई-एमएल का उनका एक बड़ा इनरोड है, उस वोट में एक बड़ा आधार है। तो ये चैलेंजेज हैं, इस चैलेंज को कैसे ओवरकम करेंगे ये उनको अपने उससे प्रूव करना होगा। लेकिन जो आपने कहा ना कि उसका एक ऐतिहासिक कारण है, जो कहा कि उस तरह से एक नेता क्यों नहीं है। जो जातियां जितनी जल्दी एम्पावर्ड हुई पॉलिटिक्स को लेकर के, जितनी इनलाइटेंड हुई पॉलिटिक्स को लेकर के, उनके यहाँ लीडरशिप इस तरह से हो गई, उनके कई नेता हो गए। पहले आप तमाम फॉरवर्ड कास्ट में देखेंगे कि सभी जातियों के अनेक नेता हैं, कोई एक नेता नहीं है। कोई एक नेता क्लेम नहीं कर सकता है कि वो पोप है और उसको वोट मिल जाएगा 80%, जिस तरह से लालू यादव को मिलता है। लालू यादव न्यूमेरो उनो थे, पहले नेता थे जब कास्ट का एस्पायरेशन हुआ, और जो स्टैब्लिश्ड ढांचा था बिहार की राजनीति का, की यथास्थिति टूटी। तो उस यथास्थिति टूटने का मतलब हमारा है कि 80 से 90 पीछे के कर्पूरी ठाकुर को छोड़ दें, या सतीश पासवान को भी छोड़ दें, या सतीश कुमार को भी छोड़ दें, इस तरह के भोला शास्त्री को भी छोड़ दें, कुछ अपवाद छोड़ दें, तो 80 से 90 देखें, 10 साल फॉरवर्ड मुख्यमंत्री थे। वो यथास्थिति जब टूटी, उस यथास्थिति में टूटी तो सबसे पहले नेता लालू यादव, और जब लालू यादव नेता हो गए तो इतने बड़े नेता हो गए कि उनके नीचे उनकी कास्ट का दूसरा लीडर नहीं इमर्ज कर सका। लेकिन उसी समय, उसी दौर में लॉकस का एम्पावरमेंट जब शुरू हुआ तो नीतीश कुमार तो नेता बन गए, लेकिन कुशवाहा में बहुत सारे नेता आ गए। शकुनी चौधरी हुए, जिनकी लीगेसी लेकर के आज सम्राट चौधरी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। और फिर दोनों पार्टियों ने, भारतीय जनता पार्टी, चूंकि यहाँ एक कमजोरी या चूक राजनीति कहेंगे उपेंद्र कुशवाहा की, कि वो एक जगह नहीं रहे टिक करके, एक दल के साथ, एक गठबंधन के साथ टिक करके नहीं रहे। अगर रहे होते तो बीजेपी को भी और जेडीयू को भी दूसरे नेता ले आने की जरूरत नहीं पड़ती, अगर वो रहे होते तब। वो नहीं रहे, वो उनके डिसीजंस गलत हुए। लेकिन चूंकि एम्पावरमेंट ऐसा हुआ, और कोई एक लीडर, सीएम अगर कोई एक व्यक्ति हो जाता तो वो नेता हो जाता। जैसे लालू यादव सीएम हो गया, नेता हो गया, जिसको सीएम बना दीजिए जिस जाति का,
फिर वो नेता हो जाता है। जैसे जीतन राम मांझी जैसा जो एक विधानसभा सीट का लीडर भी बिहार के मांझी का नेता हो गया, वैसे लालू यादव हो गए, नीतीश कुमार हो गए। कुशवाहा का कोई मुख्यमंत्री नहीं हुआ तो जो एस्पायरेशन जगी वो कई लोगों में एक साथ जगी, तो कई लीडर्स हो गए। हर जगह वो लीडर्स अपना एक वोट कमांड करते हैं अपने एक खास ज्योग्राफिकल एरियाज में। तो ये इनके सामने चैलेंज है, इसको कमजोरी नहीं कहेंगे, ये चैलेंज है कि इस चैलेंज को कैसे ओवरकम करेंगे उपेंद्र कुशवाहा। क्या अपनी पार्टी बना करके और अलग स्वतंत्र राजनीति करके ऐसी हैसियत बना लेंगे कि एक सर्वमान्य नेता बन जाए, या गठबंधन में उनका स्थान बन सकता है सर्वमान्य नेता का, वो भी समस्या है। क्योंकि सम्राट चौधरी को अब ज्यादा महत्व भारतीय जनता पार्टी ने दिया हुआ है, एक चेहरा उनका आगे किया हुआ है, तो उनके रहते एनडीए में सर्वमान्य नेता नहीं हो सकते। और जब तक अलायंस के सर्वमान्य नेता नहीं होंगे, कुशवाहा समाज अपना सर्वमान्य नेता नहीं मानेगा। ये एक समस्या है, ये चैलेंज है उनके सामने। इस चैलेंज को ओवरकम कैसे करते हैं, ये देखने की बात है। बिल्कुल, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। सौम्य है, सुदर्शन छवि है, और पढ़े लिखे हैं, और एक ऐसा जाति समूह जिसका अपना ये जो असर्टिव भी है, पॉलिटिकली असर्टिव भी है, उस समूह से आते हैं, उस जाति से आते हैं। समूह तो फिर उसको समूह में जोड़ दें तो, हालांकि उनके लिए पता नहीं, उनके साथ तो जो सारी व्याख्याओं में एक व्याख्या ये भी है कि नीतीश जी, वो उनके साथ वो भी हो गया। तो बोनसाई जो बनते चले गए, उसकी कई वजहों में से एक वजह खुद नीतीश जी का होना भी है। नीतीश जी के अवसान के साथ कैसे वो, क्या उनके पास एक अवसर ये भी आ रहा है, ये सब हम लोग आगे देखेंगे। उपेंद्र कुशवाहा पर खास नजर भी आगे हम लोग रखने वाले हैं। अब बात आती है पासी। सीधा सवाल, पासी किससे सधने वाले हैं? क्योंकि रैली बड़ी सफल रही और उदय नारायण चौधरी आरजेडी के नेता हैं। एक चीज और कुशवाहा के बारे में सर जोड़ ही दूं कि वो उनके साथ एक दुर्योग ये भी है कि उनका जो बेस है, जो कुशवाहा जाते हैं, हमारे यहाँ किताब, एक दूरदर्शन में काम करते हैं अजय सिंह, उनकी किताब है कुशवाहा कोयरी जाति पे, बड़ा ठीक ठाक किताब है सामान्य, तो उस पर एक बातचीत हमारे यहाँ यूट्यूब में लोग देख सकते हैं। तो उनका जो पूरा पकेट है, उस पूरे पकेट में सीपीआईएमएल और आरजेडी की पकड़ भी है। तो उनको टकराना भी उधर से है। या तो आप इधर चले जाइए, चले जाके इन्हीं की ताकत से अपनी ताकत खड़ी कर लीजिए। अब इसमें टकराएंगे तो वो सब चीजें भी होंगी। तो देखना है विधानसभा कैसा रहता है उनके लिए। लेकिन पासी, तेजस्वी और चिराग, तेजस्वी वाला देखा हमने, चिराग भी इसकी ताकत कर रहे हैं। एक मुद्दे पे दोनों सहमत भी है। कहां, कौन साधेगा पासी को? इसके अलावा पासी इधर भी है, जेडीयू और नीतीश जी से भी उनका अपना, जी नीतीश जी से लगाव तो नहीं होगा, लेकिन जी अभी जो आपने जैसे कहा ना कि वो एक मिनट में पहले वो भी बता दें कि आरजेडी के साथ जाने का, जो हमने कहा कि जो अलायंस का आपके साथ गणित किसके साथ बैठता है, वो महागठबंधन में जाकर के उपेंद्र कुशवाहा को पता है कि वो टॉप लीडर नहीं बन सकते हैं। वहां कोई वैकेंसी टॉप लीडरशिप की नहीं है, तो आप कितनी ताकत बढ़ा लेंगे? बहुत ताकत बढ़ाएंगे तो आलोक मेहता हो जाएंगे। तो वो फिर उनकी जाति उनके साथ नहीं आएगी। जाति की का जो आपने कहा ना पॉलिटिकली बहुत असर्टिव कास्ट है, तो वो सिर्फ अब उसकी नजर नंबर 1 पोजीशन पर है, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर है। वो आप दिला सकते हैं कि नहीं दिला सकते हैं? तो वो जो दिलाएगा उसके साथ जाति जाएगी। ये एक बड़ा चैलेंज है उपेंद्र कुशवाहा के साथ। और आप अगर नंबर 2 नंबर 3 किसी भी पार्टी में है, तो तब भी आपकी एक सीट पर हो सकता है कि आपको वोट मिले, आपको मदद हो, लेकिन वो देखेंगे उसी की तरफ जो नंबर 1 बन सकता है। ये एक जो है उनके साथ, ये भी एक चैलेंज है उनके सामने। और आरजेडी के साथ जा करके वो उसमें अपना दूसरा वोट जोड़ सके, वो उनके लिए मुश्किल है। जो इंडिपेंडेंट रह के वो जोड़ सकते थे, जो पॉलिटिक्स उन्होंने की थी, उनके तीनों एमपी 3 अलग अलग जाति को रिप्रेजेंट कर रहे थे, और वो एक अच्छा बेस बन रहा था उनका 2014। उस समय वो दूसरे की ताकत से, एनडीए की ताकत से अपनी ताकत बना सकते थे। खैर वो एक और उसमें बहुत लंबी चर्चा हम लोग कर सकते हैं। पासी जो आपने कहा, हमारा एक मानना है कि जो 20% के करीब अभी जाति गणना में जो दलित वोट आया है, अब इसके बाद जो एस्पायरेशनल कास्ट है, असर्टिव कास्ट है, वो दलित होने वाला है। जो अभी की राजनीति में जो हम लोग देखे कि फॉरवर्ड्स के बाद किस तरह से पिछड़ा उभार हुआ, तो उसका पहला स्पेस यादव ने लिया, फिर उसके बाद कोयरी कुर्मी का हुआ तो कुर्मी ने, फिर कोयरी असर्ट कर रहा है। इसके बाद अब दलित पॉलिटिक्स का समय है, दलित पॉलिटिक्स में भी गैर पासवान का। अब समस्या जो आपने चिराग पासवान का के कहा कि चिराग पासवान के साथ एक मुश्किल है कि उनकी जाति इतनी एग्रेसिव है, इतनी असर्टिव है कि उसके साथ किसी दूसरी दलित जाति का जुड़ना बड़ा मुश्किल है। और ये समस्या चिराग रामविलास पासवान के रहते भी थी।
जब उतना बड़ा नेता जो इस देश में एक सबसे बड़े दलित चेहरे के तौर पर जिसकी पहचान थी और जो जिसको मान लिया गया था, उसको बिहार में गैर पासवान दलितों का नेता नहीं माना गया। ये पूरे उनकी अपनी पॉलिटिक्स, अपनी जाति, अपनी पार्टी बना करके भी उन्होंने पॉलिटिक्स की। इसका भी सत्य यही था। जब वो पहली बार जीते, जब 29 उनके एमएलए जीते थे, तो किसी को इस मुगालते में नहीं रहना चाहिए कि वो कोई दलित सरसन था या दलित वोट से वो जीत गए थे। वो उनके चेहरे पर लालू यादव के राज के खिलाफ जो एक माहौल था, उस माहौल में टैक्टिकल वोटिंग कई कास्ट ने की थी, जो जिसका फायदा भूमिहार और राजपूत, हम ये वही दो कह उनका रहे थे हम वही कह रहे थे कि जो फॉरवर्ड जातियां थी, जो टैक्टिकल लाइन ले रही थी, और जो 95 से जिनको लग रहा था जो आर पार की लड़ाई आनंद मोहन ने कही थी और कामयाबी नहीं मिली थी, उस समय से वो दोनों, जो राजपूत और भूमिहार, दोनों एक टैक्टिकल उसमें कोई लाइन चुन रहे थे जहां से वो लालू यादव को परास्त कर सके। तो पहला झटका लालू यादव को वहां, बड़ा झटका 2000 में भी दिया था, लेकिन 2005 के पहले चुनाव में मिला, जब रामविलास पासवान आए थे, वो राजनीति की थी अपनी पार्टी बनाकर। तब भी वो पासवान से इतर गैर पासवान दलित वोट नहीं ले पाए थे। आज की तारीख में गैर पासवान दलित वोट जो है, वो सबसे ज्यादा अवेलेबल है हासिल करने के लिए, उस पर कंट्रोल करने के लिए, उसको अपनी तरफ मोड़ने के लिए सबसे ज्यादा कोशिश उसकी चल रही है। राजेश राम को आप देखें, तेजस्वी यादव के ताड़ी का जो भी वो प्रतीकात्मक एक प्रतीक उन्होंने बनाया कि ताड़ी की का जो कटिया लेकर के अपने साथ उन्होंने कंधे पर रख करके जो एक तस्वीर बनाई उन्होंने, तो हालांकि वो तस्वीर कई लोगों ने उस पर कई तरह से मतलब सवाल उठाए, जो एक हमको लगा भी कि वो बैड टेस्ट में है कि आप एक प्रतीक भी बना रहे हैं, तो ऐसा प्रतीक बना रहे हैं जिसको आपको खत्म करना है। आप ऐसा नहीं हो सकता है कि मेहतर का वोट लेने के लिए सिर पर मैला ढोने वाली बाल्टी उठा करके आप अपने एक तस्वीर बनवाएं। आपको उससे मुक्ति दिलानी है ना, उससे उनको बाहर निकालना है, इस अमानवीय काम से बाहर निकालना है। तो आप वैसी तस्वीर नहीं बना सकते। अच्छी बात तेजस्वी यादव की ये रही कि उन्होंने कहा कि हम उद्योग का दर्जा देंगे ताड़ी बेचने को और रेगुलेट करेंगे इसको। रेगुलर मतलब आप एक ऑर्गेनाइज सेक्टर में अगर उसको ले आते हैं, जिस तरह से खादी भंडार में नीरा बेचा जा रहा है, आप उस तरह से अगर उसको इंडस्ट्री का दर्जा देते हैं, रेगुलराइज करते हैं और उसका कोई प्रतीक बनाते हैं, तो बहुत ही वेलकम स्टेप होगा ये। और हम हमेशा इस बात के समर्थक हैं कि ये जो प्रोहिबिशन से कभी भी कोई लाभ नहीं मिला है, शराबबंदी कोई लाभ देने वाली चीज नहीं। मतलब जितना लाभ है उससे ज्यादा नुकसान है। जितना लाभ है, लाभ एक है, आप ऐसा नहीं करें कि वो लाभ नहीं है, लेकिन उससे ज्यादा नुकसान ज्यादा है उसका। अगर उसमें जो प्रशांत किशोर ने कहा कि तेजस्वी एक कदम आगे बढ़े हैं, तो एक प्रतीकात्मक कदम उनका आरजेडी को फायदा करेगा। ये वोट वो अपने साथ कर सकते हैं, क्योंकि दो सबसे वल्नरेबल कास्ट जो है दलित का, वो इस समय एनडीए की तरफ देख रहा है, मतलब महागठबंधन की तरफ देख रहा है। दो वल्नरेबल, एक तो चमार आप कहना चाह रहे हैं, हाँ, और दूसरा पासी। मांझी जो मुसहर और भुइयां ऑलरेडी है, उसका लीडरशिप वहां मांझी ऑलरेडी हैं, लेकिन फिर भी मांझियों का बड़ा अच्छा एक आयोजन किया तेजस्वी ने और वो सफल रहा। इसकी तुलना में जो कांग्रेस ने जो पासी वाला किया था, वो उतना सफल इसलिए भी नहीं कहलाएगा कि उसकी जो लीडरशिप है, विनोद चौधरी तो थोड़ा सा अलग दिखाई पड़ते हैं, लेकिन और दूसरे लोग उदय नारायण चौधरी के पास पहुंचते हुए दिखते हैं, और उसमें कुछ आरजेडी के लोग भी आयोजकों में थे, तो इसलिए वहां जो है लगता है कि आरजेडी इस पे है। अब तीसरा सवाल, और तीसरा सवाल बीजेपी के मित्रों को बुरा लग सकता है, लेकिन क्या करिएगा, मसला तो ऐसा ही है, और वो उसके सारे बिंब वैसे ही हैं, लिटरेचर भी वैसे ही कहता है, और मिथक भी वैसे ही, लोक कहावतें भी वैसे ही कहता है। जैसे आस्तीन का सांप, जैसे शेक्सपियर का यूट्यूब ब्रूटस, जब जूलियस सीजर की पीठ पे लगा तो पीछे पलट के देखा उसने कहा कि अच्छा आप भी, तुम भी हो ब्रूटस। तो नीतीश कुमार के पहलू में बैठी बीजेपी। ये सब जो चीजें थी वो नीतीश जी के पैकेट के पास ही छोड़ करके, नीतीश जी के पैकेट का भी प्रसंग है वहां, तो सारा चीज वहां हो ही रहा है। उपेंद्र कुशवाहा भी उतना ट्रस्टवर्दी नहीं है, आकांक्षा से भरा हुआ नेता है वो, आकांक्षा से भरा हुआ नेता भी ब्रूटस ही होगा, राज लेना है। तो उस वहां बैठी है बीजेपी। बीजेपी कितना सादती हुई इन सब चीजों से। देखिए आजकल हम सब क्या तो बहसों से गायब है, लेकिन जमीन पे पूरा सक्रिय है। तो अति पिछड़ा पैकेट और ये सब जिसके मारामारी है, वहां बीजेपी को कैसे देखते हैं? देखिए इसको भी हम थोड़ा इसकी तस्वीर बड़ी करना चाहते हैं संजीव जी, और थोड़ी असहमति हो जाएगी फिर आपसे, लेकिन कोई बात नहीं है।
ये बीजेपी का ब्रूटस का अप्रोच नहीं है, पॉलिटिक्स का ब्रूटस का अप्रोच है। ठीक ही है, वो एक ही स्पेस पे। हाँ बिल्कुल, पॉलिटिक्स बहुत ब्रूटल गेम है, कोई बहुत उसमें उदार खेल नहीं है। वो उसमें कोई नेता, आप किसी भी नेता को देखिए, वो राजनीति अगर आप कर रहे हैं तो आप उदारता दिखाएंगे तो फिर वो राजनीति में वो दुर्गुण हो जाती है। उदारता एक दुर्गुण है, उदारता कोई बड़ा गुण नहीं। हालांकि हमने चाणक्य को भी देखा है और पढ़ा है, और मैकियावेली को भी, सबने कहा कि आपको उदार दिखना चाहिए, हो ना हो, लेकिन आपको उदार दिखना होता है। आपको निरंकुश नहीं दिखना है, आपको क्रूर नहीं दिखना है, आपको उदार दिखना है, दयालु जी दिखना है, जनरस होना है, लेकिन होता कोई नहीं है। होगा तो आपकी पॉलिटिक्स नहीं होगी। और हम लोगों ने, लालू यादव ने अपने उभार के साथ बिहार में किस तरह से कांग्रेस को खत्म किया, ये कोई ऐसी छिपी हुई बात तो है नहीं, ये तो एक मॉडर्न पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट है कि लालू यादव ने किस तरह से लेफ्ट को खत्म किया और किस तरह से या कांग्रेस भी जो बढ़ रही है सर, वो सोशल जस्टिस वालों को ही खाने आ रही है, किसी और को नहीं। बिल्कुल उसी में कांग्रेस आज जो कर रही है, जो प्रेशर की पॉलिटिक्स है, वो तो आरजेडी की पॉलिटिक्स को लेने की, ये कांग्रेस को यही मान रही है कि हमारे साथ धोखा हुआ, लालू यादव ने लूट लिया, हमारा वोट लूट लिया लालू यादव और मुलायम सिंह यादव ने, और उस पर राजनीति कर रहे हैं। वो तो कांग्रेस का वोट था। ब्रूटस तो क्वालिटी है, आप, मैं सहमत हूं इससे, आप असहमत मत होइए। ब्रूटस तो क्वालिटी है, तो पॉलिटिक्स में या ये है जो चाणक्य कहते हैं कि झुके हुए शत्रु का सिर काट लो, शिवलिंग पे झुके हुए शत्रु का सिर काट लो। तो ये वाला प्रसंग है, तो वो तो है ही, लेकिन अब सवाल है कि कितना सफल हो पाएगी। हाँ, वो सवाल है। बीजेपी कोशिश कितने दिनों से कर रही है। देखिए, आज की बात नहीं है। जब नीतीश कुमार अपने पूरे पावर में थे, ताकत में थे, तो उन्होंने बीजेपी में एक नेता आगे नहीं बढ़ने दिया। और ये बात एकदम हमेशा हम कहते रहे हैं कि बिहार की किसी भी पार्टी में पिछले 20 साल में कोई भी नेता नीतीश कुमार का विरोध करके सफल नहीं हो सकता था, चाहे वो आरजेडी में रहे, बीजेपी में रहे, कांग्रेस में रहे, जेडीयू में रहे, कहीं भी रहे। क्योंकि नीतीश कुमार कहीं चले गए, जैसे वो आरजेडी में चले गए, तो जब वहां आरजेडी के साथ जाएंगे तो जिन नेताओं ने उनका विरोध किया था, उनको उनका कद वो बहुत छोटा करवा देते थे। तो वो बीजेपी में उन्होंने सुशील मोदी को ऐसा साधा था कि एक भी नेता इमर्ज नहीं होने दिया उन्होंने बीजेपी में, चाहे वो अगड़ी जाति का हो, चाहे वो अत्यंत पिछड़ी जाति का हो। बीजेपी के पास लीडरशिप थी, बीजेपी के पास अच्छे अति पिछड़ी जाति के नेता थे, उनको इमर्ज नहीं होने दिया, आगे नहीं बढ़ने दिया। तो ये नीतीश ने किया बीजेपी के साथ, आरजेडी ने किया कांग्रेस के साथ, कई जगह कई पार्टियों ने किया। कांग्रेस जब पावर में थी 2004 से 2010 तक, तो कितनी शिकायतें थी उनकी सहयोगी पार्टियों की, आप देखिए। हम तो कई जगह उसमें बहुत सक्रिय रूप से उस राजनीति में हम शामिल थे, खासतौर से झारखंड में। हम देख रहे थे कि क्या प्रादेशिक पार्टियों की शिकायतें हैं कांग्रेस पार्टी के साथ, ममता बनर्जी की क्या शिकायतें हैं, शरद पवार की क्या शिकायतें हैं। सब जगह ये कहा जाता था कि कांग्रेस खाने की कोशिश कर रही है। तो ये तो पॉलिटिक्स में एक क्वालिटी है। बीजेपी इसकी कोशिश बहुत दिनों से कर रही थी, तब से जब पहली बार नीतीश कुमार अलग हुए और जब नरेंद्र मोदी और अमित शाह का उभार हुआ, जब उनके हाथ में भारतीय जनता पार्टी आई, तो उस समय से भारतीय जनता पार्टी ने जब उन्होंने फिर पहला कदम यही उठाया कि सुशील मोदी का कद कम करो। तो सुशील मोदी का कद कम करो, ये हम लोगों ने देखा। जब दूसरी बार नीतीश कुमार लौटे तो फिर उप मुख्यमंत्री मत बनाओ उनको, और उसकी जगह फिर तारकिशोर प्रसाद का प्रयोग हुआ, रेणु देवी का प्रयोग हुआ। तो बीजेपी ने बड़ी होशियारी से बिहार में अति पिछड़ा वोट को टारगेट किया। अति पिछड़ा वोट माना जाता है कि नीतीश कुमार के साथ है, लेकिन मेरे पास आंकड़े हैं, हमने पहले भी कभी एक बार डिस्कस किया था कि वो कोर वोट है बीजेपी का, वो बीजेपी को जाता है। पोस्ट पोल जो सर्वे किया सीएसडीएस ने, उसका आंकड़ा है कि जब बीजेपी अकेले लड़ी 2015 का चुनाव, जब नीतीश कुमार और लालू यादव साथ में लड़े, उस समय भी अति पिछड़ा का 42% वोट मिला था बीजेपी को, और महागठबंधन को 36% अति पिछड़ा का वोट मिला था। और जब लोकसभा चुनाव हुआ था 14 का, तो अति पिछड़ा का 52% भारतीय जनता पार्टी को मिला था। और जब नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी साथ है 2020 में, तो 75% 19-20 में अति पिछड़ों का वोट एनडीए को मिला था। और तब बीजेपी को एनडीए अति पिछड़ों का वोट सिर्फ 12% मिला था। तो अति पिछड़ा वोट जो है वो बीजेपी की ताकत है। उस वोट को साधने का, जब से नरेंद्र मोदी आए और ये एस्टैब्लिश हुआ नीचे तक कि वो अति पिछड़े समाज से आते हैं, तो वो वोट अपने आप अलाइन हुआ, वो वोट अपने आप उनके साथ गया। और उन्होंने फिर बिहार में इसका प्रयास भी किया। चाहे फागू चौहान को राज्यपाल बनाकर लाने का मामला हो, तारकिशोर प्रसाद को और रेणु देवी को उप मुख्यमंत्री बनाने का मामला हो, बीजेपी ने इसके एफर्ट किए और वो एफर्ट उसको पे कर रहा है। कुछ कह रहे हैं? हाँ, पूरा करिए सर, अब इससे एक सवाल पैदा हो गया जी। तो वो एफर्ट बीजेपी कर रही है और वो पे किया है उसको। उनको अति पिछड़ा वोट बीजेपी के साथ जाता है अभी के समय में। उसके सबसे बड़ी क्लेमेंट बीजेपी है, जिस तरह से फॉरवर्ड वोट की सबसे बड़ी क्लेमेंट है बीजेपी। तो ये 2 वोट को उसने टारगेट किया है
और अब सम्राट चौधरी को आगे करके मंटू को आगे करके मंत्री बना करके और एक कुशवाहा नालंदा से मंत्री बना करके बीजेपी ने लव कुश को भी अपनी तरफ करने का, ये आपका जो सवाल था जो ब्रूटस वाला, वो ये था कि बीजेपी उस वोट को भी नहीं छोड़ रही है जिस वोट पर जो कोर वोट है नीतीश कुमार का। बिल्कुल, बल्कि बड़ा आयोजन, बिल्कुल कुशवाहों का बड़ा आयोजन भी हो गया यहाँ। लेकिन अब इसी से सवाल पैदा होता है। अब देखिए उधर 22 से 27% वो भी एक चंक जो कि उनको एड ऑन करता था या उनका बना देता था, तो वो तो वहां हो ही रहा है। 42% ये सच है कि उस समय का ये और आगे भी अति पिछड़ा तो उससे जुड़ा हुआ है। तो अब जो है, जो महागठबंधन का जो अप्रोच है और जो प्रशांत किशोर का अप्रोच है, दोनों, तो वो तो डैमेज, यदि उधर से चीजें आती हैं, जितना ज्यादा आएंगी उतना डैमेज तो बीजेपी को एग्जैक्ट होगा नीतीश की तुलना में। होगा क्या ऐसा नहीं है? है बिल्कुल है। बीजेपी को, ओवरऑल एनडीए को भी नुकसान होगा। वो जैसे बनिया अभी तेली जाति के लोगों के, और बनिया कुछ नाराज भी है तारकिशोर सिंह को, ये तारकिशोर प्रसाद को, और उनका रेणु देवी दोनों को साइडलाइन कर दिया गया। और भी चीजें हुई हैं। रमा देवी को अंततः उनके उसमें जो है लास्ट तक ये कर दिया गया। तो ये सब जी अजीत सर। हाँ, तो ये देखिए जो अब इस बात पर आए, अगर हम लोग अति पिछड़ा वोट में देखें कि बीजेपी को जो ज्यादा मिलता है वो इसलिए मिलता है कि जो पचपनिया जिसको बिहार में कहा जाता है उसमें वैश्य एक बड़ा समूह है, और वैश्य की तमाम उपजातियां, कई बार ऐसा होता है कैंडिडेट, 2 वैश्य कैंडिडेट हो गए तो उपजातियों की बात आती है ना। हम अभी बिहार जब गए पिछली बार, हमने अभी भी देखा, अभी भी कई लोगों से बात हुई, अभी हम लौटे 3 दिन रह के वहां, और उसके पहले जब हम गए फरवरी में, तो बताया लोगों ने कि फला अग्रहरी बनिया है तो इतना अग्रहरी है, फला जी विधायक है लेकिन वो कानू है तो कानू इतना ही है। फिर उसमें कहा गया कि ये कानू में भी ये रौनियार हैं तो ये जायसवाल हैं। तो ये चीजें जो हैं उपजातियां बाद में आती हैं, लेकिन जो बड़ा चंक है वो वैश्य का है, जो बीजेपी के साथ ट्रेडिशनली है। वैश्य, बनिया और ब्राह्मण की पार्टी कही जाती थी भारतीय जनता पार्टी, तो इसलिए उसका वोट बढ़ जाता है। अब उस कास्ट में भी एक एस्पायरेशन है, और वो टैक्टिकल वोटिंग की है लोकसभा चुनाव में। हम लोगों ने देखा कि रमा देवी के टिकट कटने का क्या असर हुआ, और किस तरह से मुश्किल आई वहां एनडीए की लवली आनंद को। रितु जायसवाल वोट ले गई, वैश्य का एक बड़ा वोट उनके साथ गया। हालांकि अगर उपजाति के नाम पर नहीं टूटता तो वो चुनाव जीत भी सकती थी। और ये कई जगह दिखा। हम लोगों ने सुदामा प्रसाद को जब वोट दे दिया लोगों ने, तो बाकी तो क्या कहा जाए कि वैश्य जाति जो बीजेपी की इतनी कमिटेड है, उसने सीपीआईएमएल को वोट दिया उस जाति ने। तो ये उस टैक्टिकल लाइन की वजह से ये बीजेपी का एक बड़ा नुकसान होगा, अगर महागठबंधन और प्रशांत किशोर दोनों घोषणा करके, ये नहीं कि हम नंबर घोषणा करके कि हम अमुक जाति को इतनी टिकटें दे रहे हैं। अब देखिए, अब जात से तो बड़ी सच्चाई बिहार देश में कोई है नहीं। बिहार की बात हो या देश की बात हो, ये हम लोग पढ़ते थे बहुत पहले, शिव खेड़ा ने एक स्लोगन लिखवाया कि धर्म बदल सकते हो, जात क्यों नहीं बदल सकते। अरे भाई, धर्म बदला जा सकता है, जाति नहीं छूटती है। यहाँ धर्म बदल जाता है, उसकी भी जाति नहीं छूटती है। धर्म बदल के जो दूसरे धर्म में चला जाता है वो भी उसी जाति का रहता है जिस जाति में उसका जन्म होता है। और अब जाति गणना होने ही जा रही है, तो जाति तो और मजबूत होगी, जाति छूटने नहीं जा रही। और हर जाति की एक आकांक्षा है, हर जाति के लोगों को पावर स्ट्रक्चर में हिस्सेदारी की चाह है। उसमें अगर प्रशांत किशोर कहते हैं कि हम जाति के अनुपात में इतना अति पिछड़ा कैंडिडेट उतारेंगे, और आरजेडी अति पिछड़ा नेताओं को आगे करके चेहरा दिखा करके वो भी उस अनुपात में टिकट देती है, तो ये वोट पिछली बार से ज्यादा, मतलब फिर उस पर एक अधिकार नहीं रह जाएगा। हो सकता है ज्यादा वोट आए, लेकिन एक अधिकार नहीं रह जाएगा। जिस तरह से लोकसभा चुनाव में यादव वोटों पर लालू यादव का एक अधिकार नहीं रह जाता है, वहां उनका एक अधिकार टूटता है, क्योंकि उनकी जाति को संख्या बढ़ानी होती है। बिल्कुल, बल्कि विधानसभा में भी एक साइजेबल वोट जो है, गुत्थी बहुत उलझी हुई है सर, और ऐसे बात नहीं बनेगी। बहुत कॉम्प्लेक्स है जाति की पॉलिटिक्स, तो बिहार में और भी कॉम्प्लेक्स है। बिल्कुल, हम लोगों को और भी बातें करनी पड़ेगी, और जो लोग जुड़ते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, जैसे और प्रशांत किशोर पे स्पेशल बात करनी पड़ेगी, तब जाकर, 40 मिनट हम लोग हो गए हैं। लेकिन जैसे भूमिहार पॉलिटिकली बिखरते चले गए, कल्चरली और एडमिनिस्ट्रेटिवली अभी जीवित हैं, उस गति की तरफ कुशवाहा भी जा रहा है। और यादवों को भी फॉर ग्रांटेड लेना बड़ा मुश्किल है। फॉर ग्रांटेड इसलिए भी नहीं, इस पर 1 मिनट का एक टिप्पणी केवल कर दीजिएगा यादव वाला, फिर अलग से हम लोग भूमिहार वाला एपिसोड करेंगे और उस पर करेंगे ऐतिहासिक, क्योंकि श्री कृष्ण सिंह के बाद कोई भूमिहार नेता पैन बिहार नहीं पैदा हुआ, और जो पैदा हुआ सब बोनसाई ही नहीं, अलग अलग तरह की चीजें हैं, उस सब पर हम लोग बात तो आगे करेंगे। लेकिन यादव पे अलग से भी करेंगे। लेकिन आज जो संकट है तेजस्वी के सामने,
वो ये है कि जो आपने कहा घोषित करके अति पिछड़ा करें। तो जो सुविधा अखिलेश यादव को रहा कि वो घोषित करके और बैठा दिया लोकसभा चुनाव में बहुत सारे यादवों को, ये सुविधा क्या तेजस्वी को है? क्या यादव यहाँ जिस तरह की स्थिति में है और उनको कोई योगी जैसा खतरा भी नहीं है सामने, तो क्या वो अपने पॉलिटिकल राइट्स को ज्यादा, और जिस तरह की स्थिति है वो साधना मुश्किल नहीं होगा क्या तेजस्वी के लिए? देखिए, हमको लग रहा है संजीव जी की विधानसभा में वो मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि विधानसभा में ये तय है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री का चेहरा है और वो इस बार बहुत फेयर चांसेज हैं कि वो मुख्यमंत्री बन जाए। तो इसलिए इस बार उनकी जाति के जो मतदाता है वो मोटे तौर पर उनके साथ जाएगा। वो बिखरने की संभावना जो लोकसभा में देखा हमने, हम लोगों ने टैक्टिकल लाइन, और ये पहले की लाइन है। कई बार आपको याद होगा नीतीश कुमार ने कहा है ना कि हम तो अपना यादव खड़ा करा के लालू यादव को हरवा देते हैं। तो लालू यादव को हरवाया उन्होंने रंजन यादव से पटना में, मीसा भारती को हरवाया रामकृपाल यादव से, लालू यादव हरे मधेपुरा में शरद यादव से। और तो यदि 25, तो ये बताइए 25 यादवों को विधायक को यदि बैठा दिया जाए, अब 25 अति पिछड़ा लाया जाए, तो संभल पाएगी बात? नहीं संभल, हम विधानसभा चुनाव में हमको कोई संजीव जी इसमें आशंका नहीं लग रही है। तेजस्वी यादव अगर महागठबंधन की तरफ से मुख्यमंत्री पद के दावेदार है और उस दावेदार के तौर पर अगर वो चुनाव लड़ेंगे तो भले वो इस बार टिकट कम दें, लेकिन उनको यादव का वोट 80% जो आपने कहा वो वोट उनको मिलेगा। और ये एक बड़ा होशियारी का दाव होगा जो लोकसभा में अखिलेश यादव ने किया कि 80 सीट में सिर्फ 5 यादव दिए उन्होंने, और 5 अपने परिवार के दिए, कोई बाहर का यादव नहीं दिया उन्होंने। और उसके उलट उसके बरक्स आप देखिए, तेजस्वी यादव ने 40 में 11 यादव लड़वा दिए। तो ये इससे आपके उलट ध्रुवीकरण होता है। आपकी कास्ट, आपकी जाति भी पूरी तरह से नहीं एकजुट होती है और दूसरे लोग इससे बिदक जाते हैं। वो जोखिम उनके साथ था तेजस्वी के साथ लोकसभा में, विधानसभा में नहीं है। विधानसभा में जब वो मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे तो उनको वोट मिलेगा यादव का, बेशक वो टिकट कम दे, उनको मुख्यमंत्री बनाना है इस बार। और ये जो अजीत जी की जो मूल उम्मीद है यादवों के कंसोलिडेशन का, वो है, और हम सब के भी, कि वो तेजस्वी यादव का चेहरा सामने होगा। लेकिन बहुत सारी चीजें, दूसरे फैक्टर भी यूपी में थे जो हम कह रहे हैं कि यहाँ कोई योगी नहीं है। ड्राइंग मेमोयर कह रहे हैं कि कृष्णवंशी के इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स से जूझने वाले बीजेपी के साथ हैं, अहिर वाले आरजेडी के साथ हैं। देखते हैं कौन किसके साथ है, लेकिन टैक्टिकल नहीं हुए तो भूमिहारों की गति प्राप्त करेंगे, कितनी भी बड़ी संख्या हो। कुछ दिनों के लिए तो जरूर कर जाएंगे, बिल्कुल, और कुशवाहाओं की भी गति प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि कुशवाहाओं की कोई पॉलिटिक्स अभी तक खड़ी नहीं हो पाई है। तो देखना है कि क्या होता है। चुनाव हम सब तो विश्लेषण करते हैं, नेता जमीन पर चुनाव लड़ते हैं, तो अभी बहुत सारी चीजें आती चल जाएंगी। हम लोग जातियों पर भी बात करेंगे, आगे भी करेंगे। अजीत सर, आपने समय निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो आउटसाइड पैनलिस्ट अभी देर से जुड़ रहे थे, कुछ लोग जुड़े, उन सब का भी बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर, नमस्कार।